ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मिथुन, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों ने मार्च में क्या कुछ योग बनाया है। देखिए, मार्च का महीना अद्भुत योगों को लेकर इस बार आ रहा है। अद्भुत योग हैं इस बार मार्च के महीने में, ग्रह परिवर्तन की तरफ आ रहे हैं। वर्ष के ये ऐसे अद्भुत दिवस हैं कि जिनमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि बात करा जाए तो आपके लिए महीना खास तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि विघ्नकर्ता इस वक्त आपकी राशि में जो ग्रह बैठा हुआ है वो इस वक्त लोप होने जा रहा है और भाग्य उदय होने के योग आपकी राशि में बनने वाले हैं। बस थोड़ी सी ताकत देनी पड़ेगी आपके ग्रहों को, क्योंकि भाग्य का खेल बड़ा निराला होता है। आपकी राशि में इस वक्त भाग्य के खेल में ही समस्त सारा दारोमदार उपस्थित है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त यदि भाग्य को जगाने के लिए सही मार्ग पर चल लिए आप, तो फिर ये महीना पूरे साल के लिए अपने आप में अपनी अद्भुत शक्ति रखता है कि पूरे साल के लिए ये महीना आपके वर्चस्व को स्थापित करने का योग बना सकता है। इसमें होली भी आ रही है, साथ साथ ग्रहण भी पड़ रहा है। इस महीने में नवरात्र भी रहेंगे। इस महीने में कई ऐसे अद्भुत योग बनेंगे जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए जीवन में इस समय में आपके लिए परिवर्तन की एक राह ऐसी पकड़ा सकते हैं कि जिस हवा में अगर आप आ गए तो फिर ऊपर ही ऊपर चढ़ने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। जी हाँ, इस प्रकार समझ लीजिए। तो इस वक्त सफलता प्राप्त करने के योग भी हैं और यदि सोते रहे तो फिर सब कुछ जाने के योग भी बन सकते हैं। तो समझ लीजिए क्या कुछ करने हैं आपको, क्या कुछ कैसा कर समझना है। छोटे छोटे कुछ उपाय जिनको आपको अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने में आरंभ में होली आ रही है, ग्रहण पड़ रहा है और उसमें कुछ खास जो उपाय शास्त्र के अनुसार से किए जाते हैं उनके चमत्कारिक प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिल सकते हैं, लाभ स्वयं देखने को मिल सकते हैं। तो समझ लीजिए ग्रहों का खेल किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मार्च की। 1 मार्च को रविवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए जो भाग्य का खेल है ऐसा है कि आशीर्वाद पर डिपेंड करता है। जितने विनम्र आप उतना आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो बहुत कुछ होगा। सोच आपकी सही है, लेकिन सोच के साथ साथ आवश्यकता होती है आशीर्वाद की। आशीर्वाद लेकर काम करो, बड़ों के सामने झुक के काम करो। आपका ज्ञान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इस वक्त तो शनि भी अस्त होने की कगार पे जा रहा है और वो आपके लिए वहीं पर जहाँ शनि के साथ में शुक्र भी उच्च के होने जा रहे हैं और इसी दिन उच्च के होने जा रहे हैं। जी हाँ, इस दिन उच्च के होकर वो विराजमान होने जा रहे हैं आपकी सफलता वाले भाव पर, सफलता देने के योग बनाने वाले हैं। और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ अशुभ होने के योग मनोभाव में कई बार आ जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, उस सब को नहीं होने देंगे। इस प्रकार का परिवर्तन का योग आने वाले समय के लिए आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, आपकी राशि के स्वामी अस्त होते हुए भी इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है, परिवर्तन का समय चल रहा है। तो आपको कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। प्रदोष है इस दिन और कहा जाता है कि जब भाग्य जगाने के लिए रास्ता भगवान शंकर के दरबार से निकलता है। राहु महाराज इस वक्त आपके भाग्य में बैठे हुए हैं और राहु महाराज आपके भाग्य में बैठकर क्या कर रखे हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अंकुश काट रखे हैं। तो कोशिश ये करें प्रदोष काल में शाम के समय, रविवार का दिन सुंदर पड़ रहा है, दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का अवश्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर से जो आशीर्वाद मांगना चाहो मांगना, और इस राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए उपाय भी वही ही है। और शाम के समय प्रदोष काल में राहु का जब समय होता है तब ये कार्य करने का प्रयास कीजिए। भगवान की कृपा से यदि राहु का ये उपाय आपने किया तो अवश्य इस आने वाले शनि के अस्त होने के बाद आपके लिए किस्मत जगाने का रास्ता ये ग्रह खोल देंगे। 2 तारीख की यदि हम बात करें, सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पराक्रम में अद्भुत शौर्य बल प्राप्त होने के योग आपको मिलेगा। बंद दरवाजे भी खोलने की शक्ति आपको प्राप्त होने के योग है। इतना पराक्रम आपकी राशि में सही दिशा में होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा प्रभु का आशीर्वाद भी लेने का प्रयास करें। इस दिन सत्यव्रत भी है। बहुत सारे लोगों के मन में विचित्र ये रहता है प्रश्न जानने की, सत्यव्रत कब करें। तो सत्यव्रत जो है इस बार 2 तारीख को ही रहेगा, क्योंकि अगले दिन शाम के समय पूर्णिमा है भी नहीं और ग्रहण भी पड़ रहा है। तो सत्यव्रत जो है वो सबसे शुद्ध शास्त्रीय दृष्टिकोण से वो 2 तारीख को ही मनाना जाना चाहिए। इस दिन होलाष्टक है, होलाष्टक समाप्त हो रहे हैं और होली चलेगी इस दिन। बहुत सारे लोगों ने इस संबंध में भ्रांति है, वो सबको भी ठीक करेंगे, लेकिन आप मान लीजिए होली जो है जलाई जाती है उसमें क्या किया जाता है।
होली जलाई जब जाती है ना, तो आपके सारे जो है कष्ट जो हैं पूरे साल में, जितने भी नेगेटिव बाण लोगों ने आपकी तरफ छोड़े होते हैं, ये संसार में एक से एक पहुँचे हुए लोग उपस्थित हैं जो आपसे मिलते तो गले हैं, लेकिन अपनी जो नज़रों में, अपनी भावनाओं में आपके प्रति ईर्ष्या के बाण तैयार रखते हैं। कई बार वो बाण ऐसे खतरनाक होते हैं जो आपके चले चलाए काम को, चले चलाए धंधे को, चले चलाए व्यवसाय को, अच्छी चलती ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, जिसको नज़र कहा जाता है। जिस प्रकार के नेगेटिव भाव, नेगेटिव जो बात करते हैं, नेगेटिव भावनाएं अपने मन में रखते हैं, उन सब की निवृत्ति का योग है। और सत्य मानो कि ऐसे में बहुत सारे जो आपके जो सीढ़ी चढ़ने के लिए आप जब रफ्तार पकड़ रहे होते हो, तो पता ही नहीं चलता कौन कहाँ किस प्रकार से आपके खिलाफ मनोमस्तिष्क में भाव लगाए बैठा है, नज़र लगाए बैठा है आपके लिए। हम केवल लिख के लगा देते हैं, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, उससे नहीं होने वाला, उससे नहीं होने वाला। तो दिवाली, होली के दिन खास तौर पे इस उपाय को अवश्य करना चाहिए जब होली जले। इस बार होली जलने में थोड़ी विचित्र समस्या ये है कि शाम को नहीं जलेगी होली, क्योंकि भद्रा है, तो रात के समय से निकलने के बाद भोर के प्रथम जो रात्रि के जो प्रातःकाल है, उससे पहले, सूर्योदय से पहले ही होली जलने का विधान शास्त्र में, क्योंकि भद्रा के पुच्छ काल में ही जाकर और भद्रा समाप्त होने पर ही होली जलाई जा सकती है, तो उस समय होली जलने का महत्व है। तो अगर आप जला सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहाँ आसपास होली जल रही हो वहाँ ये उपाय कर देना। देखिए, भगवान की कृपा से, शास्त्र के अनुसार से आपके लिए समस्याएं दूर करने का योग बन जाएगा। फिटकरी ले लेना, फिटकरी आपको मिल जाएगी आमतौर पे। उसमें पिंक फिटकरी जो मिलती है, पीले रंग की, जो हरे, जो इसको गुलाबी रंग की फिटकरी बोली जाती है, वो लेके आकर और उसको अपने हाथ में रखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अपने सिर पर से 7 बार वार लीजिए। बहुत सारे लोग लिख के भेजते हैं कई बार कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नज़र उतारने के लिए क्लॉकवाइज ही घुमाएं, इस बात का ध्यान रखें। तो क्लॉकवाइज घुमाकर अपने सिर पे से वार कर ओम नमः शिवाय का स्तवन करके यही भाव रखें कि ये समस्त जो अलाएँ बलाएँ हैं इस फागुनी में, समस्त हमारे कष्ट दूर करने के लिए माँ ध्यान रखें। ये भाव ध्यान रखते हुए, प्रभु ध्यान रखते हुए इसको आप समर्पित कर दें, और जैसे ही वो जलेगी देखिएगा बिल्कुल आपके लिए कल्याणकारी समय उत्पन्न होने के योग बन जाए। होली का उत्सव भारतीय संस्कृति में बड़ी चमत्कारिक उत्सव है, चमत्कार है साक्षात, इसको समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति में होली का दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत जबरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देती है, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो होली का दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो, उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए, और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से, उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है, और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है, और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी, उन्होंने अपने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी, और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी, और भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करे। आज से कुछ साल पहले बोलते लोग को है, वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग, और उससे
अंदर इंसुलेशन के साथ प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था, तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुरंडी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो कालगणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है, 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदया तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी, 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है। तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले, असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर। लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है। तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्योदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्यास्त उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा, शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए। नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, दंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएँ बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें, जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए हैं और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है। लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले, इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं। पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं, मॉडर्न साइंस ही बोलती है देयर आर साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है। बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें। ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए, इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 3 तारीख का दिन भी आपको समझ लेना चाहिए। मंगलवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और इस दिन ग्रहण पड़ रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगायोग क्या चल रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि ये गणना बुध के अस्त होते हुए भी
ये ग्रहण आपके लिए सहायक सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कई मामलों में आपके भाग्य से जगाने के लिए सहायता प्रदान करने के अद्भुत योग आपकी राशि के अनुसार से बनाता दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुभ और सफलता में सहायक सिद्ध होने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इसका और बढ़ाने का प्रयास करें। इस वक्त समस्या केवल ये है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के स्वामी जो हैं बुध महाराज अस्त चल रहे हैं, भाग्य में राहु महाराज विद्यमान है, वहीं सूर्य विद्यमान है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है। इस समय बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। बीच का रास्ता पकड़ते हुए चलने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके लिए सही रूप से चलती चली जाएंगी। सरलता, अध्यात्म का अपने अंदर उदय करना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म से जितने विमुख उतनी भाग्य में जो भावनाएं हैं, जो जीवन में कष्ट, आगे सफलता में कष्ट होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो इसलिए सरलता से चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास करें। आम आदमी की जो मनोमस्तिष्क व्यवहार होती है ना, हर चीज़ में ना करने की भाव सबसे पहले आता है। कोई भी सामने अच्छी बात बोल रहा है तो सबसे पहले बोल रहा है आदमी व्यक्ति क्यों, और यहीं सरलता समाप्त हो जाती है। कोशिश ये करें, आपके लिए तो इस वक्त बृहस्पति महाराज लग्न में वैसे ही चल रहे हैं, आपकी राशि में वैसे ही चल रहे हैं। जो आपकी राशि में चलेंगे बृहस्पति, तो ज्ञान का उदय तो आप स्वयं बैठे हुए हैं। अब जब व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान है तो दूसरे के ज्ञान को बाहर से लेना चाहता नहीं है। तो इसे सरलता से चीज़ों को समझकर इस वक्त भाग्य के जगाने का समय चल रहा है, जगा लीजिए। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से आपकी राशि के स्वामी को भी देख रहे हैं और बहुत कुछ शुभ करने के योग बना रहे हैं। इस ग्रहण काल को पुण्य पर्व काल की तरह यूज़ करें। जैसा हमने कहा, ग्रहण आपके लिए सहायता के लिए आया है, आपके भाग्य को जगाने के लिए इस वक्त आया है। इतने भयावह स्थिति ग्रहों की है इस वक्त कि जब बुध भी अस्त चल रहे हैं, मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य राहु के साथ चल रहे हैं, तो ऐसी युतियों में आमतौर पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ग्रहण ने आपकी आकर किस्मत को जगाने का रास्ता बनाया है। कोशिश ये करें, इस ग्रहण के कुछ मिनट जो आपको मिल रहे हैं, अभी पूरी तरह से हम वर्णित कर रहे हैं ग्रहण का, उस समय में कुछ खास उपाय जो हैं वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा, क्या जिससे आपके भाग्य को जगा जाए। शास्त्र कहता है कि ग्रहण आरंभे स्नानम, ग्रहण काले यज्ञम, ग्रहण के मध्य में यज्ञ करें और ग्रहण अंते दानम। ये विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप सबसे बढ़िया एक काम करें, तो जब ग्रहण के आरंभ में थोड़ा स्नान करें, फिटकरी ले लीजिएगा, फिटकरी को पानी में डाल के थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए और उस जल से स्नान करने का प्रयास करें। ये आपके लिए परम श्रेष्ठ रहेगा। और ग्रहण काल में, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जो ग्रह हैं राहु महाराज इस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति में चल रहे हैं और राहु को कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाएगा तभी ये ग्रहण काल आपके क्षेत्र में पड़ेगा। तो उस ग्रहण काल के जितने भी मिनट आपके क्षेत्र के अनुसार से आपको मिल रहे हैं, अभी पूरे क्षेत्र की डिटेल हम आपको देते हैं। उस काल में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का यज्ञ, इस मंत्र का जप जितना कर सको, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करो। ओम नमः शिवाय का जप करने का प्रयास करो। भगवान शंकर की कृपा से राहु का जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है भाग्य को जगाने में कहीं ना कहीं, क्योंकि सारी चीज़ भाग्य से चलनी है, किस्मत सहायता करने को तैयार है, लेकिन जो खराब ग्रह हैं उनको ठीक करने के लिए ये रास्ता अपना लो। देखिए बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी समय मिलने के योग बहुत बढ़िया बनते हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे उपाय हैं, वो भी आप कर सकते हैं। वो सारी वर्णन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रहण काल के महत्व को समझ लीजिए। ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपकी किस्मत को जगाने आया है। 100 गुना अधिक प्रभाव होगा जनरल तौर पे, आम तौर पे। चमत्कारिक समय है, ऐसे ही खाली उसको बेकार ना करें, इसका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर काल आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय दे रहा है। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष रूप में खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें, ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो।
किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें। चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा। तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहाँ दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया। अरे जहाँ बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है। क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक, जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का।
गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पे ख़त्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पे ख़त्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पे ख़त्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियां हैं जिनको गर्भ है उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको वृहत संहिता को हम उठा के देखें, वृहत संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई वृहत संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर
विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसकी कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन, होली की बहुत बहुत शुभकामना। 4 तारीख को होली का रंग खेलने का पर्व बन रहा है, बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन राशि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो बहुत चमत्कारिक प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहण प्रभाव करने के योग बना रहा है। शुक्र इस दिन आपकी राशि में उच्च के होने के बाद शनि के ही साथ में युक्त होकर शनि के ही नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी राशि में सफलता देने के लिए, आपके प्रभाव को संसार में बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा योग बनाकर तैयार कर रहा है। शनि अब अस्त होने जा रहे हैं कुछ दिनों में और शुक्र महाराज पूरी तरह से अब आपकी राशि में आपके अंदर एक ऐसा ओरा उत्पन्न, पर्सनैलिटी में ऐसा लाभ देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं कि लोग प्रभावित हो सकते हैं आपसे, दोस्ती बढ़ने के संपर्क बनते दिखाई देंगे, आपका प्रभाव छाने के योग दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये बहुत सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है और कुछ बहुत सारे अपशगुनों को दूर करने के लिए इस वक्त ग्रहों ने बहुत सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बना रखा है। तो प्रसन्न होकर, चीज़ों को समझकर, बहुत सारे लोग फिर भी कहेंगे भाई समस्याएं हैं, अरे फिर वो बहुत सारी दशाओं के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इंटरनल कुंडली के अनुसार चल रही होंगी, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से तो आप ये मान के चले बहुत सच समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनकर आ गया है। होली है, इस होली को आनंद से मनाने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त योग जो आपके लिए चल रहा है बड़ा ही शुभ योग चल रहा है। ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप इस आशीर्वाद के तौर पर ग्रहण को बनाने का प्रयास करें। आमतौर पर हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम जिनके साथ रहते हैं उनकी भावनाओं को पूरी तरह से पता नहीं होता कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। आप एक बात मान के चलें, भगवान को अपने साथ रखने का प्रयास करें। हम दोस्तों के साथ होली खेलते हैं, पता नहीं कौन सा दोस्त इस संसार में निष्ठा कब बदल दे। आपने देखा होगा कि अपनी आयु के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ निष्ठाओं को कब तक परिवर्तन कर लिए। भगवान के साथ अपनी निष्ठा और भगवान को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो, वो निष्ठाएं कभी नहीं बदलेंगी। ये होली की सबसे पहला काम जो है ना, सखाओं के साथ खेलते हैं, तो भगवान को अपना मित्र बनाने का प्रयास करो, भगवान के साथ होली खेलने का प्रयास करो। कैसे खेलेंगे होली? तो हमारा आपको सबसे पहले ये है कि आप कोशिश ये करें, मिथुन राशि वालों, आज की इस दिन आप विशेष तौर पर गंगा जल लेकर और उसमें थोड़े से विशेष तौर पर तुलसी दल इत्यादि डालकर, चंदन डालकर और साथ में थोड़े इन सब चीज़ों को उपयोग करते हुए, कपूर इत्यादि, कचरी इत्यादि का तिल का यूज़ करते हुए उनको भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें, या भगवान विष्णु, जिनकी भी आपकी श्रद्धा है, ये सब चीज़ों का उपयोग करते हुए उनको अर्पित करने का प्रयास करें और उसी जल से फिर खुद भी होली खेलें और खुद उनको समर्पित करने का प्रयास करें। ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा और ऐसे में भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे अनिष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। होली का रंग बहुत शुभ होता है। होली का दिन किस प्रकार से आपको मनाना है? होली का दिन ऐसा मुहूर्त होता है कि जिस दिन आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेंगे। तो
तो इस पूरे सिद्धांत को समझकर अपने जीवन यापन करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति आनंद की संस्कृति है और आपकी ग्रह किस्मत खोलने के लिए ग्रहण के बाद बहुत ज़बरदस्त से आतुर है, मैं कहूँगा ग्रह आतुर हैं। तो अब आपको उस ऑप्शन को पकड़ने की ज़रूरत है, सही चीज़ में चलने का प्रयास कीजिए, कल्याण होने के योग बनेंगे। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी माँ का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पे श्रद्धा, इतनी ज़बरदस्त तरीके की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था। क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को, मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी। तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो, ये चमत्कार प्रभाव हुआ और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी माँ का नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का सुंदर, तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र हैं वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है। अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली, दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या है, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग, किस प्रकार से कुछ
गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है उसको उस तरह से हम सब समझें। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली करें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी, तो कहा गया ना। तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। मिथुन राशि वालों, 5 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, चैत्र का कृष्ण पक्ष आरंभ हो चुका है, नव संवत बहुत तेजी से भाग के आ रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन सूर्य जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, खर मास आरंभ हुआ चाहता है और सूर्य की चाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए थोड़ी सी इस प्रकार की है कि आपको बहुत बैलेंस से चलने की ज़रूरत है। खरमास में सूर्य की गति कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और वो विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके पराक्रम में कई बार प्रभाव डालने का योग बना सकती है। इस वक्त आपकी राशि के ऐसी जगह पे सूर्य महाराज अपना योग बना के बैठे हैं जो राहु के साथ फंसे बैठे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके शौर्य में, आपके बल में कहीं ना कहीं जो जितना आपकी मेहनत से लाभ मिलना चाहिए वो लेने नहीं दे रहे हैं। इस वक्त आपको थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास ज़्यादा करने की ज़रूरत है। सूर्य का बल कमज़ोर है, बृहस्पति के नक्षत्र में जाने के बाद और सूर्य का बल थोड़ा कमज़ोर दिखाई देगा। थोड़ी देर सूर्य का दर्शन करें, अवश्य ये उपाय अवश्य करें। सुबह सुबह सूर्योदय के टाइम पर सूर्य के समक्ष जाकर थोड़ी देर टहलें, सूर्य की ओज को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करें। जब सूर्य की शक्ति कम हो जाती है तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका पौरुष भी, आपका प्रभाव भी, आपका बल भी, आपका पराक्रम भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होने के योग बन जाते हैं। और जब पराक्रम कम होता है, राहु के साथ सूर्य के होने के कारण से, इस वक्त भाग्य में बैठे होने के कारण से आपके भाग्य में भी थोड़ी सी डालो मटाल हो जाती है, यानी स्थिति ऐसी हो सकती भाव ट्यूबलाइट बन जाए। तो कोशिश करें उसको ठीक करने का प्रयास करें। दूसरों की गिफ्ट की अपेक्षा ना करें, इस बात ध्यान रखें। कई लोगों की फ्री में मिली हुई जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। लोगों से फ्री में कोई चीज़ मत पकड़ना। फ्री के चक्कर में आजकल क्या होता है, सीज़न डिस्काउंट चल रहा होता है, फ्री की चीज़ें आपको भारी पड़ने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इस पूरे महीने के लिए हम ये बात बता रहे हैं आपको, फ्री की चीज़ों के चक्कर में ना फंसे, मेहनत पर कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त शुक्र इत्यादि ने, शनि ने अस्त होकर, शुक्र ने उच्च का होकर आपकी किस्मत जगाने का रास्ता बना दिया। आप अपने बल से बहुत कुछ कमा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। 6 तारीख शुक्रवार का दिन है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है आपकी राशि में। इस दिन कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों तक आपके लिए बहुत अच्छा सा रास्ता, विजय का रास्ता, शंखनाद का रास्ता उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार से आगे चलने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन नए कार्य की तरफ नहीं, विचार ज़्यादा करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। विजय का योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज करके कार्य करने की ज़रूरत है। पहले प्लान बनाइए, तो आज का दिन प्लानिंग का है, ऑर्गेनाइज करने का है, और फिर कल जो है वो आक्रमण करने का दिन दिखाई देता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। भद्रा है, ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान गणेश जी का सुंदर स्तवन करें, क्योंकि चतुर्थी व्रत इस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने कहा था कीर्ति योग बनकर तैयार है पूरी तरह से, विजय का योग आपकी राशि में बनकर पूरी तरह से इस वक्त तैयार है। बृहस्पति पूरी तरह से आपको सद्बुद्धि, सही मार्ग पर डाल रहा है, बस आपके इनिशिएट की देर है। तो इसलिए विचार में ज़्यादा ना फंसें, अब कार्य करने की तरफ उद्धृत होने का प्रयास कीजिए। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनकर तैयार हो रहा है इस दिन, और भगवान गणेश का ध्यान कर कर हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे तो उनके लिए, आपके लिए रिद्धि सिद्धि के दोनों के उपयोग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। संशय मन में ना रखें, विचार को दृढ़ करके कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़ों का सम्मान जरूर करने की ज़रूरत है, उनकी उपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी उपेक्षा करके कार्य करोगे तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, पंचमी तिथि इस दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की विद्यमान है। शनि इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में ये महीना आपके लिए जो समय आरंभ हो रहा है 30-35 दिन का, ये वो है कि जो आपके रुके हुए काम को गति देने के लिए, सफलता में जो विघ्न उपस्थित शनि महाराज ने पिछले 1.5 साल से कर रखे थे उनको साफ करने के लिए, और तो और स्वास्थ्य के अनुसार भी चीज़ों को ठीक करने के लिए, और कई प्रकार से कल्याणकारी योग, कई जो क्लेश चल रहे थे उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए शनि महाराज अपने आप को स्विच ऑफ कर रहे हैं। और जब शनि स्विच ऑफ हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो क्या होगा, उनका प्रभाव भी, नेगेटिव प्रभाव भी लोप हो जाएगा,
और नेगेटिव प्रभाव लोप होने से क्या होगा कि आपके दिन चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। और शनि के साथ साथ शुक्र भी उनके साथ जो युति बना रहे हैं, वहाँ पर उच्च के होकर युति बना रहे हैं, उदय अवस्था में युति बना रहे हैं, ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए इस वक्त समय कल्याणकारी योग बना रहा है। बस समस्याएं यहाँ पर कुछ चल रही हैं, वो भी समझ लीजिए। इस वक्त राहु के साथ मंगल की युति होने के कारण से, सूर्य की युति होने के कारण से, बुध की युति होने के कारण से यहाँ पर मंगल भी अस्त हैं और बुध भी अस्त हैं। वो आपके शौर्य बल में आगे कमी लाने के योग बनाते हैं, तो उनको बल देने की ज़रूरत है और तभी पूरी तरह से सहायता प्राप्त होगी। लेकिन हमने बता दिया, अब आपको मौसम विभाग ने बताया कि भैया हवाएं बहुत अच्छी हैं और आप उस समझ ही नहीं पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उनको बल देने का प्रयास आपको करना चाहिए। तब ये शनि का स्विच ऑफ जो हुआ है, जो लोप जो हुआ है, अस्त जो हुआ है, वो आपके लिए चमत्कारिक समय सिद्ध हो सकता है। तो ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से इतनी सुंदर चीज़ें आपको समझने का मिला है। मौका इसका लाभ लेते हुए पूरी शक्ति से अब अपनी इंजन को ताकत देकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहाँ शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है, ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें, इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है, साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था है, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमज़ोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की ज़रूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। मिथुन राशि वालों, 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखने वाला दिन है। अननेसेसरी का पैसा खर्च होने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं, मन परेशान रहता दिखाई दे रहा है, तो उसको बांधना पड़ेगा सरलता के साथ। समझना पड़ेगा चीज़ों की हर दिन एक समान नहीं होते, कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब बैक फुट पे खेलना है। तो इस वक्त मनोवृत्ति थोड़ी कमज़ोर दिखाई देती है। हर चीज़ हर व्यक्ति प्राप्त कर ले ऐसा तो बनता नहीं है ना। तो ये काउंसलिंग का विषय है, विचारणीय विषय है। ज़बरदस्ती अपने आप को झोंकने की ज़रूरत नहीं, शरीर पर भारी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सोमवार का अवसर है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाके दुग्धाभिषेक करें,
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलने में कोई बुराई नहीं है, बैठने में नुकसान है। चलते रहें, अपनी गति से चलते रहिए। रवि योग है, कोई अशुभ दिन नहीं है, बस ध्यान से धीरे धीरे चलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ताकत लगाने की ज़रूरत है नहीं, धीरे धीरे चीज़ें आपके समक्ष रहेंगी। 10 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुद्ध महाराज जो हैं वो राहु के और अजीब सा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। राहु के साथ अस्त अवस्था में राहु के साथ बैठकर कहीं ना कहीं बुद्धि के दरवाजे को बंद करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ बुद्ध का योग बड़ा विचित्र बना हुआ है। इस अस्त अवस्था में राहु के साथ, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से और मंगल अस्त होने के कारण से कहीं ना कहीं शौर्य बल में कमी आने के योग दिखाई देते हैं। तो आप शौर्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ग्रह ने तो बता दिया कि शौर्य थोड़ा कम दिखाई देता है। पराक्रम कम, मंगल पराक्रम का मालिक, बुद्ध बुद्धि का मालिक, सूर्य बल का मालिक। तो ऐसे में इन सब ग्रहों ने राहु के साथ आकर ग्रहण जो लगा दिया है वो कहीं ना कहीं समस्याएं लगातार दे रहा है। उपाय क्या है? उपाय है भगवान की आराधना। किनकी आराधना? हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं, मंगल को ताकत नहीं है और मंगल इस वक्त वारे न्यारे करने के रास्ते बनाएंगे, पराक्रम वही बढ़ाएंगे। अब सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हों लेकिन बल ही ना हो तो कैसे काम करें? तो बल हनुमान जी लाएंगे, तो हनुमान जी का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, कल्याण होगा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें। इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए माँ भगवती के सानिध्य में। दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बन रहा है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रुद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत। तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है।
6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगायोग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्थावस्था में हो गए हैं। ये अस्थावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।